बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इनकम टैक्स पेपर के अंतर्गत आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल आज आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगी कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर जो मैंने आपको बतलाया है कि इस पूरे साल आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रीवियस ईयर जो है वो आपका प्रीवियस ईयर इस पूरे साल आपका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा 19-20। इस पूरे साल आपका प्रीवियस ईयर रहेगा 19-20 और असेसमेंट ईयर क्या रहेगा 20-21। तो किसी भी प्रीवियस ईयर में जो कोई भी असेसी है इंडिविजुअल असेसी, सबसे पहले तो फाइंड आउट करेंगे कि वो असेसी OR है, NOR है या NRI है। सबसे पहले ये डिटरमाइन करेंगे। जो मैंने आपको बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन समझाई थी उसके आधार पे, और फिर आप डिटरमाइन करोगे कि OR है तो उसके लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, NOR है तो कौन सी होगी और NRI है तो कौन सी होगी। एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉलोइंग इनकम जो है वो श्री मोहन लाल की दे रखी है आपको प्रीवियस ईयर 2019-20 के लिए। सबसे पहले दे रखा है रेंट रिसीव्ड इन चाइना फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन चाइना ₹10,000। इम्पॉर्टेंट वर्डिंग है यहाँ पे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन चाइना। सिचुएटेड इन चाइना है तो ये जो इनकम है, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। चाइना भारत के बाहर है, चीन भारत के बाहर है, तो ये इनकम सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगी, ये इनकम सिर्फ और सिर्फ OR के लिए टैक्सेबल होगी। सेकेंड, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विस रेंडर्ड इन जापान ₹15,000। सैलरी हेड की इनकम हो गई, ये इनकम रिसीव्ड का हुई है इंडिया में, जबकि सर्विस रेंडर्ड का की है जापान में। यानी ये चीज़ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और अर्न्ड और एक्रूड, क्योंकि सर्विस का करी है हमने जापान में तो वो चीज़ जापान में, लेकिन यहाँ पे अर्न्ड या रिसीव्ड में से कोई सा भी एक ट्रांजेक्शन इंडिया में होगा तो OR, NOR और NRI तीनों के लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। 15,000, 15,000, 15,000। C, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया ₹15,000। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्डिंग, एक ऐसा बिजनेस जो कि इंग्लैंड में है लेकिन उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से होता है, कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से होता है, दैट इज़ ₹15,000। तो बिजनेस सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, बट उस बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ है, इंडिया में है। तो वो चीज़ किसके लिए, OR और NOR के लिए वो चीज़ टैक्सेबल होगी, NRI के लिए नहीं होगी। पॉइंट नंबर D, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम फॉरेन की थी विच वॉज ब्रॉट इन इंडिया ₹30,000। अनटैक्स्ड इनकम है जो विदेशी आए हैं और भारत में लाई गई हैं, तो ऐसी इनकम आय का कर योग्य आय जो है वो नहीं मानी जाएगी। ये मैंने जब आपको कल टॉपिक समझाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि इसे सिर्फ आय का हस्तांतरण मानेंगे, आय नहीं मानेंगे। तो OR, NOR, NRI किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर E पर, प्रॉफिट अर्न्ड इन बिजनेस एट कानपुर 10,000। कानपुर कहाँ है, इंडिया में सिचुएटेड है, यानी यह इनकम अर्न इन इंडिया हो रही है। अब भले ही रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अर्नड इन इंडिया है तो OR, NOR, NRI कानपुर वाला तीनों के लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अब हम आते हैं हमारे पॉइंट नंबर F पे, सैलरी रिसीव्ड इन डेनमार्क फॉर द सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया 4,000। तो ये सैलरी रिसीव्ड जो हुई है वो डेनमार्क में, जबकि सर्विस रेंडर्ड यानी उस व्यक्ति ने सर्विस कहाँ दी है, इंडिया में दी है, तो इंडिया में सर्विस दी है यानी इनकम अर्न्ड इन इंडिया आ रहा है। अब भले ही रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। यानी इस तरीके से हमने यह एनालिसिस किया है कि यदि
इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत यदि कोई गत वर्ष से पूर्व के वर्षों की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो कि गत वर्ष में भारत में लाई गई है वह आय नहीं मानी जाएगी। अब इंग्लैंड में व्यापार की आय जो है वह एनआरआई के लिए कर योग्य नहीं है। एनआरआई के लिए, क्योंकि एनआरआई के लिए इसलिए कर योग्य नहीं होगी क्योंकि उस बिजनेस जो है वो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से होता है। तो कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से होता है, इसलिए वो ओआर और एनओआर के लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे ये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 5 उपधारा 1 के अंतर्गत ओआर के लिए क्या क्या टैक्सेबल होगा। साथ ही साथ एनआरआई के केस में आयकर अधिनियम 1961 की सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत हमने लिया। तो यहाँ पे यह बात समझना ज़रूरी है कि यदि कोई इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कर मुक्त है, जैसे कि पूर्व की क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था कि 10 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया क्या होती है, आपके फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। तो वो चीज़ आपके फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। तो यदि कोई आय आयकर अधिनियम के अनुसार कर मुक्त है तो हम उसे सम्मिलित नहीं करेंगे, यानी वो ओआर, एनओआर और एनआरआई तीनों के लिए ही क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। और उसके बाद में यदि कोई आय भारत में व्यापार की आय सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर योग्य होती है, चाहे उस व्यापार का नियंत्रण भारत से बाहर किया जाए। यानी अभी इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जैसे कानपुर में बिजनेस था सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है, बिजनेस कानपुर में था। अब भले ही उस बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट वह असेसी जापान से रह करके करता है, तो भी क्या होगा, वो तीनों प्रकार के असेसी ओआर, एनओआर और एनआरआई तीनों के लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई इनकम इंडिया में अर्नड हो या फिर इंडिया में ही रिसीव्ड होती है, यानी कि अर्न या रिसीव्ड में से कोई भी एक ट्रांजैक्शन यदि हम कहते हैं कि वो इंडिया में आ गया है तो वो इनकम क्या कहलाएगी, वो इनकम कहलाएगी सभी प्रकार के असेसी के लिए क्या होगी, वो सभी प्रकार के असेसी के लिए टैक्सेबल होगी, वो ओआर हो, एनओआर हो या एनआरआई हो। तो जब भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो समझेंगे कि इनकम टैक्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले उनको लिखना है असेसमेंट ईयर। बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ये पूरे साल ध्यान रखेंगे कि इस पूरे साल उनका असेसमेंट ईयर क्या है, 2020-2021। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये तो उनका क्या हो गया, असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर क्या कहलाएगा, 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक। उसके बाद में जो आपका एग्ज़ाम में बड़ा क्वेश्चन बनेगा वो आपका बड़ा क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर बेसिक और एडिशनल कंडीशंस जो हैं उनको कंसिडर करते हुए कि वो असेसी प्रीवियस ईयर 19-20 में ओआर था, एनओआर था या फिर एनआरआई था। ओआर, एनओआर या फिर एनआरआई प्रीवियस ईयर में वो असेसी क्या था। उसके बाद में जैसे ही हमें उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पता लग जाएगा, उस रेसिडेंशियल स्टेटस का पता लगने के बाद में
हम इनकम की टोटल करेंगे। OR के लिए इंडियन एज वेल एज फॉरेन दोनों तरह की इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। भारतीय आय और विदेशी आय यानी OR को सभी तरह की आय पर कर चुकाना है, चाहे आय उसे भारत में हो रही हो चाहे आय विदेश में हो रही हो। OR को तब तक कर चुकाना है जब तक कि आयकर अधिनियम में किसी भी विशेष आय को कर मुक्त नहीं कहा गया हो। जबकि NOR के केस में, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में इंडियन इनकम पर ही टैक्स लगेगा। साथ ही साथ ऐसा बिजनेस जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से हो और भले ही उस इनकम जो अर्न हो रही है वो आउटसाइड इंडिया हो। क्लियर? यदि वह इंग्लैंड में बिजनेस था लेकिन उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से था, इंडिया में था, तो NOR के केस में इंडिया एज वेल एज बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया NOR के लिए टैक्सेबल होगा। जबकि NRI के केस में क्या होगा, NRI में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पर टैक्स लगेगा। NRI के केस में NRI को किसी भी तरह की फॉरेन इनकम पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ वह ऐसे बिजनेस जिसका कि कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से हो लेकिन है वो फॉरेन इनकम, यानी इनकम जो है वो भारत से बाहर की है जबकि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से होता है, तो NRI उस पर भी टैक्स नहीं देगा। और NOR ऐसा बिजनेस जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट भी इंडिया से नहीं है और इनकम भी भारत के बाहर की है, तो उस पर NOR भी नहीं देगा। साथ ही यह भी एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण है कि इनकम अर्नड और रिसीव्ड दोनों ही भारत के बाहर हो गई है, उसके बाद में वह भारत में भेजी जाए, यानी इंग्लैंड में ही रिसीव्ड की, इंग्लैंड में ही सर्विस रेंडर्ड की, उसके बाद इंग्लैंड से बाय चेक इंडिया में भेजा जाता है, तो वह इनकम यूजलेस है। यूजलेस कहने का मतलब इनकम टैक्स के अंतर्गत वो टैक्सेबल इनकम नहीं मानी जाएगी क्योंकि वह अर्नड और रिसीव्ड दोनों ही कहाँ हो गई, भारत के बाहर। इस तरह मैंने आयकर अधिनियम की धारा 5 सबसेक्शन 1 और 2 के अंतर्गत आज आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझाया जो एग्ज़ाम में आपका बनेगा इसी तरीके पैटर्न का क्वेश्चन कि कैसे किसी असेसी की इनकम को हम टैक्सेबल करेंगे। थैंक यू।